यार जल्दी करो, वहां मंडप में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अनु अपने आप को आखिरी बार आईने में देखती हुई बाकी की लड़कियों से बोली। और मिस रीटा, अंजलि रेडी है या नहीं? बस रेडी ही समझो, आखिरी टचअप रह गया है, एक बार तुम भी देख लो। रीटा बोली। ओके, अनु रीटा से बोली। और तुम सब जल्दी से पैलेस पहुंचो, मैं अंजलि को लेकर दूसरी कार से पैलेस पहुंचती हूँ। अरे सीमा बस कर, और कितना पुतवाएगी मुंह को? अनु सब लड़कियों के साथ सीमा से बोली, जो केयर टेकर से मुंह पर कुछ करवा रही थी। हाँ बस निकल रहे हैं हम। सीमा के साथ बाकी लड़कियां अपने लहंगे प्लाजो संभालती हुई बाहर निकल गईं और अनु दूसरे कमरे में चली गई, जहां अंजलि को तैयार किया जा रहा था। वाओ सो प्रीटी, कितनी प्यारी लग रही है तू। अनु अंजलि को देखती रह गई। क्या सच में मैं अच्छी लग रही हूँ? अंजलि अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली। सो गॉर्जियस यार, ये गोल्डन कलर तुम पर बड़ा प्यारा लग रहा है। संजय तो आज गया, वो तो तुम्हें देखते ही बेहोश हो जाएगा। अनु ने बेहोश होने की एक्टिंग की। चल हट पगली, जब देखो नौटंकी करती रहती है। अंजलि ने अनु की कमर पर हल्के से मारा। बाय द वे, संजय की कॉल पे कॉल आ रही हैं। बंदा तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा होगा, तो तुम वीडियो कॉल करके अपना ये नसीला रूप दिखा दो। अरे नहीं यार, संजय बता रहा था कि वो लोग बारात लेकर निकल चुके हैं और मुझसे पूछ रहा था कि मैं पार्लर से निकली क्या नहीं। ओह नो, तो फिर हमें जल्दी पैलेस पहुंचना चाहिए, अंकल भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अनु की सारी मस्खरी निकल गई। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी कार तक पहुंची, जहां ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। उधर एशियाड पैलेस में विक्रम चौधरी मेहमानों के स्वागत में लगे हुए थे। आज उनकी इकलौती बेटी अंजलि की शादी उनके बिजनेसमैन पार्टनर के बेटे संजय से हो रही थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और विक्रम चौधरी बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, जो बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली थी। ड्राइवर, कार की स्पीड थोड़ी तेज कर लो, नहीं तो जिस रफ्तार से तुम कार चला रहे हो तो हम वक्त पर एशियाड पैलेस नहीं पहुंच पाएंगे। अनु बड़े प्यार से जताकर बोली। जी मैडम जी। बेचारा ड्राइवर खिसिया गया और उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। अंजलि मोबाइल में कुछ देखने लगी तो अनु बोली, इसे एक तरफ रखो, आज तुम्हारी शादी है तो मुझसे बातें कर लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे पास अपनी स्वीट सी फ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। आज के बाद सारा वक्त संजय को जो देना है। अनु ने अंजलि से मोबाइल छीना। नहीं यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी मेरी यारी तो सारी जिंदगी रहेगी और तेरे लिए तो वक्त ही वक्त है। अंजलि ने अनु के गाल से गाल मिलाया। तभी कार एक झटके से रुकी तो उन दोनों ने चौंक कर देखा। उनकी कार के आगे एक ब्लैक स्कॉर्पियो आकर रुकी। कार का दरवाजा खोलकर तीन नकाबपोश आदमी बाहर निकले, जिनके हाथ में गन थी। वो एक सुनसान सड़क थी, इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं, कुछ रिहाइश भी नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, उन तीन आदमियों ने कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और उसके सर पर जोर से गन मारी, जिससे ड्राइवर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर अनु और अंजलि की चीख निकल गई। फिर दो आदमियों ने गन पॉइंट पर अनु और अंजलि को बाहर आने को कहा। वो दोनों डरकर कांपती हुई कार से बाहर निकलीं। फिर उन दोनों को अपनी नाक और मुंह पर किसी चीज का एहसास हुआ और वो दोनों बेहोश होती चली गईं। इस लड़की को यहीं इसी कार में रहने दो और इस दुल्हन को स्कॉर्पियो में डालो और ले चलो, एक नकाबपोश बोला। अंजलि को कार में डालकर बेनकाबपोश आदमी कार को भगा ले गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आती जाती गाड़ियों ने भी कुछ नोट नहीं किया। कार अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। तभी एक नकाबपोश ने फोन कान से लगाया और बोला, काम हो गया, गुड। दूसरी तरफ से कोई बोला, आगे क्या करना है तुम जानते हो। ओके सर, नकाबपोश बोला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से कहकर फोन काट दिया गया। नकाबपोश ने पीछे मुड़कर देखा। सजी हुई दुल्हन क्लोरोफार्म की वजह से बेहोश पड़ी हुई थी। बारात आ चुकी थी। विक्रम चौधरी ने आगे बढ़कर अपने दोस्त और होने वाले समधी मोहन कोठारी को गले लगाया और दामाद संजय को आशीर्वाद दिया। बारातियों का स्वागत फूलों और इत्र से किया गया। उस लंबी गैलरी में बारातियों पर दोनों तरफ से फूल बरसाए गए और इत्र का छिड़काव किया गया। वहां एक सुगंधित
मनमोहक सी खुशबू फैली हुई थी। दूल्हे संजय को एक बड़े से स्टेज पर बैठाया गया, जहां चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगी हुई थीं। संजय ने अंजलि को फोन लगाया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। संजय ने कई बार ट्राई किया, लेकिन सिर्फ फोन की रिंग जा रही थी। उधर अंजलि अपने होशो हवास से बेखबर कार की पिछली सीट पर बेहोश पड़ी हुई थी। कार अपनी पूरी रफ्तार से शहर से बाहर एक वीरान सड़क पर भागी जा रही थी। एक नकाबपोश आदमी बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कहीं लड़की को होश न आ जाए। करीब 1 घंटे बाद कार को रोक दिया गया और तीनों नकाबपोश आदमी बाहर निकले। वहां पहले से ही एक और कार खड़ी थी और उस कार में 2 आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों आदमी नकाबपोश आदमियों को देखकर बाहर निकले। उनमें से एक आदमी ने नकाबपोश आदमियों को रुपयों की गड्डी दी और उन्हें जाने के लिए कहा। तीनों नकाबपोश आदमी दूसरी कार में बैठकर वहां से चले गए। फिर वो दोनों आदमी भी उस कार में बैठे जिसमें अंजलि बेहोश पड़ी हुई थी। जिस आदमी ने नकाबपोश आदमियों को रुपये दिए थे, उसने पीछे की सीट पर अंजलि को देखते हुए कार स्टार्ट की और अपने बराबर में बैठे हुए दूसरे आदमी से बोला, जो पीछे अंजलि को ही देख रहा था, अब आगे का सारा काम तुम्हारा है। मैं बस यहाँ तक ही तुम्हारी मदद कर सकता था साहिल। तुम बेफिक्र रहो अमर, अब मैं सब संभाल लूंगा। एक बार फिर सोच लो साहिल, क्या तुम सही कर रहे हो? अमर ने साहिल को समझाया। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। साहिल ने गुस्से में सजी सवरी अंजलि को देखा। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थीं। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। जो भी करो संभल कर करना, क्योंकि ये मामला आगे जाकर तूल पकड़ सकता है। हम अमर ने कार रोकी और बोला, साहिल मैं यहीं उतर जाता हूँ। अमर कार से बाहर आ गया और स्टीयरिंग साहिल ने संभाल लिया और अमर से बोला, मुझे वहाँ की पल पल की खबर करते रहना। अब तक तो वहाँ भूचाल आ गया होगा। अगर कोई जरूरी काम हो तो ही मुझसे मिलने आना। तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। ओके। फिर साहिल कार भगाकर ले गया और अमर दूर जाती कार को देखता रह गया। साहिल ने कार जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दी। उसने एक नज़र बेहोश पड़ी अंजलि पर डाली और एक जहरीली हंसी के साथ बोला, वक्त पलटकर जरूर आता है। फिर उसने कार की स्पीड तेज कर दी। अनु को ऐसा लगा जैसे बारिश हो रही है। उसने आंखें खोलीं तो कोई उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उठिए अनु मैडम। अनु को होश में आते देख ड्राइवर बोला। अनु होश में आई तो वो उठने लगी, लेकिन अचानक से उसको अपना सिर भारी भारी लगा तो वो अपने सर को पकड़कर बैठ गई। मैडम आप ठीक है ना? ड्राइवर के बोलने पर अनु को रात में होने वाली घटना की सारी बातें धीरे धीरे याद आने लगीं। अंजलि कहाँ है? अनु खड़ी हो गई और इधर उधर अंजलि को देखने लगी। अंजलि मैडम तो यहाँ पर नहीं है। जब मुझे होश आया तो आप बेहोश पड़ी हुई थीं। कहाँ गई अंजलि? अंजलि, अनु चीखने लगी। यहाँ पर कोई नहीं है, ये तो एक सुनसान सड़क है। ड्राइवर बोला तो अनु रोने लगी और अंजलि को याद करने लगी। सुबह का सूरज निकल चुका था, पूरी रात बीत गई। आज तो अंजलि की शादी थी, लेकिन अंजलि कहाँ है? तुम कहाँ हो अंजलि? अंजलि, अनु बोलने के साथ साथ रोती भी जा रही थी। अनु मैडम अब हमें चलना चाहिए। पता नहीं वहाँ पर बड़े साहब का क्या हाल हो रहा होगा, वहाँ के क्या हालात होंगे। चलो, लेकिन तुम्हारे सर से खून बह रहा है। अनु ने अपने आंसू साफ किए और ड्राइवर के सिर से बहते खून को देखा। कोई बात नहीं मैडम, वैसे भी ये खून सूख चुका है। आप जल्दी कार में बैठो, हमें चलना चाहिए। वो दोनों कार में बैठने लगे तो तभी उन्हें मोबाइल की रिंग सुनाई दी। ये तो अंजलि के मोबाइल की रिंग है। मोबाइल कहाँ से बज रहा है, ढूंढो। अनु और ड्राइवर मोबाइल को इधर उधर ढूंढने लगे। मैडम जी, आवाज़ तो कार में से ही आ रही है। मोबाइल बजना बंद हो चुका था। वो दोनों अंजलि का मोबाइल ढूंढने में लग गए और थोड़ी देर बाद में उन्हें मोबाइल मिल गया। अनु ने मोबाइल चेक किया तो उसमें अंकल और संजय की बहुत सी मिस कॉल आई हुई थी। अनु ड्राइवर के साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पर सब बेहद परेशान थे। अनु ने घर जाते ही रात की आप बीती सुनाई। विक्रम चौधरी अपना सर पकड़कर बैठ गए। मोहन कोठारी ने पुलिस को बुलाने की बात कही तो विक्रम चौधरी ने मना कर दिया, ये कहकर कि हमारी इज्जत का मामला है। अब अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो ये बात सोसाइटी में फैल जाएगी।
कि विक्रम चौधरी की बेटी का शादी की रात ही अपहरण हो गया। बहुत बेइज्जती होगी हमारी। वो तो वैसे भी हो गई है। रात भर सब मेहमान दुल्हन का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। कैसी कैसी बातें सुनाकर गए हैं मेहमान। ये बात तो अब वैसे भी फैल जाएगी। अंजलि का अपहरण हुआ है, लेकिन लोग तो यही कहेंगे कि लड़की भाग गई। मोहन कोठारी ने रात लोगों के मुंह से अनाप शनाप सुना था। बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी। वो इस बात से बौखलाए हुए थे। लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। हमें ये भी नहीं पता कि अपहरणकर्ता क्या चाहते हैं। संजय परेशान था। आखिर अंजलि उसकी मोहब्बत और होने वाली पत्नी थी। जब तक अपहरणकर्ताओं का फोन नहीं आता, हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन इस घटना को काफी वक्त हो चला है। अब तक तो उन अपहरणकर्ताओं का फोन आ जाना चाहिए था। मोहन कोठारी बोले। विक्रम चौधरी अंजलि के लिए परेशान थे। कहाँ होगी उनकी बेटी, किस हाल में होगी, वो ये सोचकर परेशान थे। संजय ड्राइवर और अनु से रात में होने वाली एक एक बात मालूम कर रहा था। कितने आदमी थे, कैसे दिखते थे, ये घटना किस जगह पर हुई। अनु खुद रात की घटना से डरी हुई थी। सुनसान रात का वो मंजर एकदम उसकी आंखों में आ गया और वो रोने लगी। संजय ने उसे चुप कराया और वो एक एक बात फिर से बताने लगी। प्लीज आप लोग कुछ कीजिए। पता नहीं अंजलि किस हाल में होगी। वो लोग अंजलि के साथ कुछ गलत ना कर दें। अनु फिर से रोने लगी। लेकिन वो सब भी कर क्या सकते थे सिवाय इंतजार के। अंजलि को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसे अपना सिर दर्द से फटता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी चूड़ी भरे हाथों से अपने सिर को पकड़ा और उठकर बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं। उफ, मेरा सिर, कहते हुए उसने आंखें खोलीं। लेकिन अपने आसपास की जगह को देखकर वो चौंक गई। ये मैं कहाँ हूँ? आज तो मेरी शादी। अचानक से उसे रात में होने वाली घटना याद आ गई। नहीं, अंजलि कहते हुए दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अंजलि दरवाजे को हिला हिलाकर खोलने की कोशिश करती, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती जा रही थी। फिर उसने दरवाजे को हथेलियों से पीटना शुरू कर दिया और चीखने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया। कोई है, मुझे बाहर निकालो, प्लीज मुझे जाने दो। अंजलि चीखती रही, चिल्लाती रही, दरवाजे को पीटती रही, जिससे उसके हाथ की बहुत सी चूड़ियां भी टूट गईं। कोई जवाब ना पाकर वो रोने लगी। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। वो दरवाजे से लगी रोते रोते नीचे बैठ गई। वो रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। और बाहर इजी चेयर पर बैठा साहिल सब सुन रहा था। और चीखो चिल्लाओ अंजलि चौधरी, मैं तुम्हारी ये चीखें ही तो सुनना चाहता हूँ। साहिल ने सोचते हुए चेयर की बैक से सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। बहुत देर तक अंजलि रोती रही और जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपने मेहंदी लगे हाथों से अपने आंसू पोंछे और उठकर भारी लहंगा संभालती वापस उस जगह आकर बैठ गई जहां वो बेहोश पड़ी थी। वो लकड़ी की टूटी हुई चारपाई थी। अंजलि ने चारों तरफ देखा। वो एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारें लकड़ी के तख्तों से बनाई गई थीं। लकड़ी के तख्तों का ही दरवाजा लगा हुआ था, जो देखने में बहुत कमजोर लग रहा था। लेकिन वो इतना कमजोर भी नहीं था, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे को हिलाकर देख चुकी थी। कोई खिड़की झरोका वहां था नहीं। बस तख्तों से बनी छत में रोशनी के लिए थोड़ी सी जगह खोली गई थी। वो कमरा नहीं था, बल्कि एक दड़वा था। जैसे मुर्गी को पकड़कर उसके दड़वे में डाल दिया जाता है, ऐसे ही उसे भी यहाँ लाकर डाल दिया गया था। वो भी मुर्गी की तरह डरी सहमी चारपाई के एक कोने में बैठ गई और घर के बारे में सोचने लगी। डैड, संजय, अनु, वो कैसे होंगे? और रात पैलेस में क्या हुआ होगा? मेरे मंडप ना पहुंचने पर लोगों ने क्या क्या कहा होगा? मुझे करेक्टरलेस कहा होगा और न जाने क्या क्या। ये सोचकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। छत से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। मतलब पूरी रात बीत गई। रात का मंजर एक बार फिर उसकी आंखों में आ गया। वो बंदूकधारी लोग कौन थे और मुझे इस तरह यहाँ लाने का उनका क्या मकसद है? क्या चाहते हैं ये लोग? डैड, आप कहाँ हो? भाभी, नाश्ता जल्दी लाइए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ला रही हूँ। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? अनामिका ने जल्दी से गिलास में दूध किया। ओहो, 10 तो यहीं बज गए। भाभी मेरी क्लास मिस हो जाएगी, जल्दी करो। गौरी घंटे की तरफ देखकर बोली, ये लो मैडम आपका नाश्ता।
अनामिका ने दूध और आमलेट की प्लेट गौरी के आगे कर दी। थैंक्स मेरी प्यारी भाभी। भाभी की बच्ची, पहले तो ये बताओ आजकल तुम इतनी जल्दी कॉलेज के लिए कैसे निकल जाती हो, जबकि तुम्हारी क्लासेस तो 11 बजे शुरू होती है। आमलेट खाती गौरी का हाथ रुक गया। बस ऐसे ही भाभी, वो फाइनल है तो पढ़ाई भी ज़्यादा करनी है। बुआ फिर तो आप अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाओगी। अरे मेरे लड्डू, अपनी खोपड़ी में इतना दिमाग कहाँ कि हम फर्स्ट आ जाएं। बस अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, यही गनीमत है। गौरी ने अपने 6 साल के भतीजे से कहा, जिसे वो प्यार से लड्डू बुलाती थी। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ। गौरी जल्दी से अनामिका के गले मिलकर और लड्डू को प्यार करके बैग कंधे पर डालकर बाहर निकल गई। साहिल ने आंखें खोलीं और चेयर पर ऐसे ही लेटे लेटे झूलने लगा। वो कुछ सोच रहा था, फिर उसने एकदम चेयर को रोका और खड़ा हो गया। साइड में मेज पर रखी मिट्टी की छोटी सी सुराही से पानी लेकर साहिल ने पिया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और फिर से आंखें बंद कर लीं। अंजलि अपनी जगह पर बैठे बैठे सोचों में गुम थी कि बाहर किसी के आहट की आवाज़ से वो खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलो, कोई है, दरवाज़ा खोलो। साहिल ने आंखें खोलीं। कोई है, मुझे बाहर निकालो, दरवाज़ा खोलो। अंजलि दरवाजे से लगी बोल रही थी, कोई है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो। साहिल ने सुनकर आंखें बंद कर लीं और आराम से बैठ गया। अपनी बात का कोई जवाब न पाकर अंजलि फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और संजय के बारे में सोचने लगी। वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। उसे याद आया, कल पार्लर आने से पहले संजय ने उसे मैसेज किया था कि अंजलि, जब तुम तैयार हो जाओ तो अपना दुल्हन का रूप सबसे पहले मुझे दिखाना, मैं वीडियो कॉल करूंगा। और अंजलि ने रिप्लाई में मना कर दिया था, ये कहते हुए कि जब मैं मंडप में आऊंगी मुझे तब देखना आमने सामने। अंजलि सोचने लगी, ओह संजय, तुम कहाँ हो। गौरी गुनगुनाती हुई लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर जोर से खींचा और उसे अपनी बाहों में घसीटते हुए एक खाली क्लासरूम में ले गया। गौरी छटपटाती रही, लेकिन वो देख नहीं सकी कि उसे किसने जकड़ रखा है। गौरी ने किसी तरह से अपने आप को छुड़ाया और बोली, क्या बदतमीजी है ये। जाने मन इसे प्यार कहते हैं, बदतमीजी नहीं, बिक्की बोला। तुम्हारी बदतमीजी रोज बरोज बढ़ती जा रही है बिक्की। गौरी गुस्से में बोली, क्या स्वीटहार्ट, प्यार को बदतमीजी ना कहो। गौरी जो गुस्से में थी एकदम मुस्कुरा दी, क्या बिक्की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। माय लव, प्यार करते हैं तुमसे, इतना तो बनता है। बिक्की ने गौरी को बाहों में ले लिया और गौरी भी बिक्की के गले लग गई। वो दोनों वहीं खाली क्लासरूम में बैठकर बातें करने लगे। आज भाभी मुझसे पूछ रही थी कि इतनी जल्दी कॉलेज क्यों जाती हो, तो फिर तुमने क्या कहा। बिक्की ने गौरी के हाथों को चूमा। क्या कहती, पढ़ाई का बहाना करना पड़ा। इस प्यार में भी ना जाने क्या क्या बहाने बनाने पड़ते हैं। गौरी ने बिक्की से हाथ छुड़ाया। इसी को तो प्यार कहते हैं जान, बिक्की बोला। हाँ, लेकिन इस तरह झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम झूठ कहाँ बोलती हो, प्यार के साथ साथ पढ़ाई भी तो करती हो। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, प्यार में सब सीखना पड़ता है। चलो अब पढ़ाई भी कर लें, पीरियड शुरू होने वाला है। गौरी खड़ी हो गई। क्या जान, अभी थोड़ी देर और रुको। नहीं, अब उठो चलो। गौरी बिक्की को जबरदस्ती खींचती क्लास से बाहर ले गई। साहिल ने हाथ पर बंधी घड़ी देखी जो शाम के 5 बजा रही थी। वो अपनी जगह से उठा और एक नज़र उस दरवाजे को देखा जहां अंजलि बंद थी। फिर वो बाहर निकल गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन किडनैपर्स का फ़ोन नहीं आया। आखिर वो चाहते क्या हैं। संजय, कुछ तो उनकी डिमांड होगी, तभी तो उन्होंने अंजलि को किडनैप किया है। मोहन कोठारी बेटे को परेशान देखकर बोले, तो वो क्यों फ़ोन नहीं कर रहे। उनका फ़ोन तो सुबह ही आ जाना चाहिए था। पता नहीं मेरी अंजलि कैसी होगी। अंकल, आप ऐसे चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। विक्रम चौधरी जो गुमसुम बैठे हुए थे संजय की बात पर चौंके। रात से उनका यही हाल था। जरा सी भी कोई बात होती या किसी का फ़ोन आता
तो उन्हें ये लगता कि अंजलि की कोई खबर है। विक्रम चौधरी अंजलि से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़े नाजों से पाला था उसे, एक कांटा तक नहीं चुभने दिया था कभी अंजलि को। लेकिन आज उसे किडनैप किया गया था, तो वो कैसे आराम से बैठ जाते। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, वो तो वैसे ही दिल के बीमार थे। और फिर सुबह से लोगों के फोन पर फोन आ रहे थे कि सुना है आपकी बेटी मंडप छोड़कर चली गई या किसी और के साथ भाग गई है। किसी दूसरे लड़के के साथ अंजलि का चक्कर चल रहा था और न जाने क्या क्या बक रहे थे लोग बाग। विक्रम चौधरी को दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने अपने उल्टे हाथ पर हाथ रखा और एक तरफ लुढ़क गए। संजय ने एकदम उन्हें संभाला। संजय को याद करते करते अंजलि की आंख लग गई थी, लेकिन खड़क की आवाज पर वो उठ बैठी। शायद कोई दरवाजा खोल रहा था। कमरे में लाइट नहीं थी, बस छत में बड़े रोशनदान से आती चांद की रोशनी से कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। दरवाजा झटके से खुला और साहिल दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। अंजलि ने खड़े होकर आने वाले को गौर से देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे एक काला सा साया दिखाई दिया। साहिल ने जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाई और अंजलि की तरफ की। तेज रोशनी आंखों में चुभी तो अंजलि ने आंखों के सामने हाथ रख लिया। फिर साहिल ने मेज पर टॉर्च की और उसके पास आते हुए उस पर एक पैकेट रख दिया। तभी अंजलि बोली, कौन हो तुम, क्या चाहते हो मुझसे, और मुझे इस तरह यहाँ लाने का मकसद क्या है तुम्हारा। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मेज के ऊपर कुछ ढूंढने लगा। अंजलि को बड़ा गुस्सा आया और उसने साहिल के सामने आते हुए अपना सवाल दोहराया। साहिल अब भी कुछ नहीं बोला, बस मेज से माचिस उठाकर वहां रखा तेल का लैंप जलाने लगा। अपनी बात का जवाब न मिलने पर अंजलि ने साहिल का गिरेबान पकड़कर फिर पूछा, लेकिन इस बार साहिल ने अंजलि को कंधों से पकड़कर चारपाई पर धक्का दिया, जिससे अंजलि मुंह के बल चारपाई पर जाकर गिर पड़ी। साहिल ने लैंप जलाया और मुड़कर अंजलि को देखकर बोला, खाना रखा है, खा लेना। साहिल को जाते देख अंजलि एकदम उठी और लहंगे को संभालती साहिल के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या चाहते हो तुम, मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखा है। ना चाहते हुए भी अंजलि की आवाज भर्रा गई। साहिल अंजलि के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा, जिस पर लगा मेकअप रोने की वजह से फैल गया था। साहिल कुछ नहीं बोला, बस अंजलि को एक तरफ धक्का देकर बाहर निकल गया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और अंजलि चीखती रह गई। डॉक्टर ने विक्रम चौधरी को चेक किया और बताया कि इन्हें सदमा लगा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हल्का सा दर्द था। विक्रम चौधरी बेड पर लेटे हुए थे। मोहन कोठारी और संजय बेड के इर्द गिर्द खड़े डॉक्टर से बात कर रहे थे। इन्हें दवाइयाँ वक्त पर देते रहिएगा और इनका ख्याल रखिएगा। फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं कह रहा हूँ, कल जो भी हुआ उससे काफ़ी स्ट्रेस पड़ा है इन पर। इनके सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो इनके लिए घातक हो। मैं चलता हूँ, लेकिन ये नर्स यहीं रहेगी मिस्टर चौधरी की देखभाल के लिए। ओके डॉक्टर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, संजय बोला। अंजलि को भूख लगी थी, कल से उसने कुछ नहीं खाया था, बस पार्लर जाने से पहले एक गिलास जूस पिया था। उसे बड़ी शिद्दत से भूख का एहसास हो रहा था। उसने मेज पर रखे खाने के पैकेट को देखा। नहीं नहीं खाऊंगी मैं ये खाना, वो अपने आप से बोली। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाहर से बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही थीं। यहीं कमरे में कहीं आसपास झींगुर बोल रहे थे, तो बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अंजलि को डर लगने लगा। उसने कमरे में इधर उधर देखा। उस छोटे से खाली कमरे में उसे डर लगने लगा। वहां रोशनी भी ज्यादा नहीं थी, लैंप हल्की रोशनी दे रहा था। बाहर कहीं बिल्लियों के लड़ने की आवाज आई तो अंजलि और सिमट कर बैठ गई। बिल्लियां लड़ने के साथ गुर्रा भी रही थीं। उनके गुर्राने की आवाज बड़ी भयानक सुनाई दे रही थी। अंजलि अपने घुटनों में सर देकर बैठ गई। उसे संजय की बात याद आ गई, जब ऐसी ही एक अंधेरी रात में ताजी हवा के लिए अंजलि अपने गार्डन में बैठी थी, तो पीछे से आकर संजय ने उसे डरा दिया था। उस वक्त अंजलि बहुत बुरी तरह से डरी थी, क्योंकि संजय ने वैम्पायर वाला मास्क लगा रखा था। अंजलि अपने हाथों को झटकती चीखती हुई घर के अंदर भागी थी और उसकी ऐसी हालत देखकर संजय हंसते हंसते पागल हो गया था। सच जानने के बाद अंजलि संजय को मारने के लिए रैकेट लेकर भागी थी। तब संजय ने कहा था, यार तुम तो बहुत डरपोक निकली, तुम्हारा तो बिल्कुल चिड़िया का सा दिल है, डरपोक कहीं की। अंजलि सब याद करके रो पड़ी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है,
एकदम इक्कास चल रही है दादा। गौरी ने मोबाइल चेक करते हुए कहा, जिसमें विक्की की 3 मिस कॉल आई हुई थी। तो अब तुम्हारा एमए फाइनल हो जाएगा, फिर आगे क्या सोचा है? ईशांत ने कार को कॉलेज जाने वाली सड़क पर मोड़ते हुए कहा। सुबह गौरी कॉलेज के लिए निकल रही थी, तो ईशांत ने ऑफिस जाते वक्त उसे कॉलेज छोड़ने की ऑफर की और गौरी ने अपने बड़े भाई की बात मान ली। गौरी अपने भाई को दादा कहकर बुलाती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। माँ बाप के मरने के बाद दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अभी सोचा नहीं है दादा, लेकिन मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी कर दूं किसी अच्छे लड़के से। ईशांत मुस्कुराया। दादा दादा अभी मुझे मेरे पेपर तो देने दीजिए। तो मैं कौन सा अभी कर रहा हूँ? मैं तो पेपर के बाद की बात कर रहा हूँ। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गौरी गुस्सा हो गई। मेरी प्यारी बहना, ससुराल तो एक दिन हर लड़की को जाना होता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बल्कि जिस लड़के से आप मेरी शादी करेंगे ना, उसे विदा करा के हम अपने घर ले आएंगे, फिर हम साथ में रहेंगे। गौरी की बात पर ईशांत ने कहा लगाया। ये अच्छी कही तुमने, लेकिन ऐसे लड़के मिलते जरा मुश्किल से हैं। ये सुनकर गौरी भी हंसने लगी। साहिल ने पेपर कप में चाय की और बिस्किट का एक पैकेट लेकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर अंजलि पर पड़ी, जो चारपाई पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी। उसका दुपट्टा चारपाई के एक कोने पर पड़ा हुआ था। साहिल ने गौर से अंजलि को देखा। रोने की वजह से अंजलि की आंखों का मेकअप फैला हुआ था। गाल पर आंसू के निशान जम गए थे। बाल भी बेतरतीबी हो रहे थे। बालों में लगा फूलों का गजरा सूख चुका था। तुम्हें जितने सुकून से सोना है सो जाओ अंजलि चौधरी, क्योंकि आगे तुम्हारा चैन और सुकून छिनने वाला है। साहिल सोचते हुए मेज की तरफ बढ़ गया। आहट पर अंजलि की आंख खुल गई। रात डरते डरते पता नहीं किस पहर उसकी आंख लगी थी। वो साहिल को देखकर उठ बैठी। साहिल ने मेज पर चाय और बिस्किट का पैकेट रखा और खाने के पैकेट को जैसा का तैसा रखे देखकर अंजलि की तरफ मुड़कर देखा, जो उसे ही देख रही थी। तुमने रात खाना नहीं खाया? नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना, अंजलि गुस्से से बोली। साहिल अंजलि की तरफ घूम गया और बोला, ये चाय रखी है, पी लेना। वो कहता हुआ बाहर जाने लगा तो अंजलि बोल पड़ी, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर साहिल रुक गया। साहिल को रुकते देख अंजलि उसके सामने आकर फिर बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे कैद कर रखा है? जाने दो मुझे। चाय के बाद खाना खा लेना, क्योंकि अभी तुम्हें यहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त करना है और बर्दाश्त करने के लिए जिस्म को ताकत चाहिए, जो खाने से मिलेगी। ये कहकर साहिल जाने के लिए फिर आगे बढ़ा तो अंजलि ने उसका रास्ता रोक लिया और जोर से बोली, मुझे यहाँ कैद करने का क्या मकसद है तुम्हारा? इंतकाम चाहता हूँ मैं। अंजलि के बार बार पूछने पर साहिल चीखा, विक्की, आज दादा ने मुझसे मेरी शादी की बात की। अच्छा फिर तुमने क्या कहा? विक्की बोला, मैंने पेपरों का बहाना बना दिया। जब से ईशांत ने गौरी से शादी की बात की थी, वो बहुत परेशान थी। सही किया तुमने। विक्की बर्गर खाते हुए आराम से बोला। विक्की को इस तरह रिलैक्स देखकर गौरी बोली, ये बात सुनकर तुम आराम से बैठे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? जब वक्त आएगा तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। और वैसे भी तुम्हारे दादा आज ही तुम्हारी शादी थोड़ी करा रहे हैं। तुम ऐसे ही बोलते रहना और एक दिन मेरे लिए कोई और बारात ले आएगा। गौरी नाराजगी से बोली। विक्की को एहसास हुआ तो वो बोला, अच्छा ऐसे नाराज मत हो, देखता हूँ मैं कुछ। विक्की के कहने पर गौरी खुश हो गई। ये इंसान मुझसे किस बात का बदला लेना चाहता है? मैं तो इसे जानती भी नहीं। कौन है ये? किस इंतकाम की बात कर रहा था ये? अंजलि सोच रही थी। मैं तो इस इंसान से पहली बार मिल रही हूँ। ये मुझसे किस बात का इंतकाम लेना चाहता है? सोचते सोचते अंजलि का सिर दुखने लगा, लेकिन उसे कोई सिरा नजर नहीं आया। अंजलि को बहुत भूख लग रही थी। उसने मेज की तरफ देखा। भूख की वजह से उसका पेट दुखने लगा था। भूख क्या होती है आज एहसास हो रहा है, उसने सोचा। उसे बेचैनी भी बहुत हो रही थी। अपने गहनों से और अपने लहंगे से उसने अपने सारे जेवर उतार कर एक तरफ रख दिए। हाथों से चूड़ियां उतारी, बालों से सूखा हुआ गजरा निकाला और बालों को अच्छे से समेटकर ऊंचा सा जूड़े के रूप में लपेट लिया। अब वो अच्छा फील कर रही थी, लेकिन भारी लहंगे की वजह से वो अब भी परेशान थी। अंजलि ने एक बार फिर खाने के पैकेट को देखा। हालात चाहे कुछ हो, उनका सामना करना चाहिए। मैं भी हारूंगी नहीं, बल्कि हर सिचुएशन का सामना करूंगी और उसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए और हिम्मत के लिए जिस्म मजबूत हो।
और ये मजबूती तो खाने से आएगी। अंजलि सोचते हुए मेज तक गई और खाने के पैकेट को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते बढ़ाते रुक गई, लेकिन फिर पैकेट को उठाकर खोलकर उसमें रखी आलू की सब्जी और कचौड़ी खाने लगी। खाते खाते उसकी भूख और बढ़ गई और उसके हाथ और तेज चलने लगे। सब कुछ खत्म करने के बाद उसने मेज पर रखी सुराही से पानी लेकर पिया। उसे अपने जिस्म में कुछ ताकत सी महसूस हुई, वरना खाली पेट तो वो निढाल हो गई थी। हे भगवान, तूने भूख भी क्या चीज बनाई है। ये इंसान से वो काम करा देती है जो वो करना ही नहीं चाहता। अंजलि ने ऊपर देखकर सोचा, अब तू मुझे इतनी हिम्मत और दे कि मैं यहाँ से निकल सकूं। सुबह से तुम कहाँ थे संजय? कितनी कॉल की मैंने, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। डैड, मैंने कुछ लोगों को हायर किया है अंजलि का पता लगाने के लिए। आज 2 दिन हो गए, लेकिन अंजलि की अभी तक कोई खबर नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कुछ करता हूँ, संजय बोला। और अगर तुम्हारे आदमी भी अंजलि का पता ना लगा सके तो मेरे आदमी कुछ ना कुछ तो पता लगा ही लेंगे, क्योंकि जहर को जहर मारता है और लोहे को लोहा काटता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मोहन कोठारी की समझ में नहीं आया। डैड, हमें सिर्फ इतना पता है कि 3 लोगों ने अंजलि को किडनैप किया है और उनके चेहरे भी छुपे हुए थे, और जिस सफाई से ये काम किया गया है वो जरूर पेशेवर किडनैपर्स होंगे। तो मैंने भी ये काम इस शहर और आसपास के शहर के किडनैपर्स को ही सौंपा है। अब किडनैपर्स ही किडनैपर्स का पता लगाएंगे, और एक बार ये पता चल जाए कि किडनैपर कौन है तो फिर अंजलि का भी पता चल जाएगा। ठीक है, शायद ऐसे ही अंजलि का पता चल जाए। मोहन कोठारी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। तुम मुझसे किस बात का बदला लेना चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, अंजलि बोली। ये कपड़े पहनो और ये शादी का जोड़ा मुझे दो। साहिल ने अंजलि की बात का जवाब न देकर अंजलि को एक पैकेट थमाया। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है? तुमने मुझे मेरी शादी के दिन अगवा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा? साहिल कुछ नहीं बोला, बस वो खड़ा अंजलि को देखता रहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो। तुम ऐसे चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो मेरी बात का। मैं तुम्हारे फालतू सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ नहीं खड़ा। मुझे तुम्हारे ये कपड़े चाहिए जो तुमने पहने हैं। जब तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अंजलि ने सोच लिया था कि वो उस इंसान के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मिस अंजलि चौधरी, अगर तुम मुझे अपने कपड़े नहीं दोगी तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। बात तो तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी। अब तुम मेरी बात कैसे मानती हो ये तुम्हें सोचना है। अंजलि की कुछ समझ में नहीं आया, वो क्या बोल रहा है। अब अपने कपड़े तुम मुझे खुद दोगी या फिर ये काम मैं करूं? साहिल की बात सुनकर अंजलि की सारी हैकड़ी निकल गई, क्योंकि साहिल उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं रुक जाओ, अंजलि बोली, आगे मत बढ़ना। मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। साहिल की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। साहिल ने अंजलि की तरफ हाथ बढ़ाया तो अंजलि एकदम चीखी। साहिल इस वक्त बहसी बन चुका था। रुक जाओ, मैं देती हूँ। अंजलि डर से पसीने पसीने हो गई। जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। साहिल ने पैकेट अंजलि की तरफ फेंका और बाहर निकल गया। अंजलि चारपाई पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। हेलो अमर, एक काम है, फौरन मुझसे आकर मिलो। साहिल ने फोन करके अमर को बुलाया। साहिल के फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो फोन को चार्ज करने के लिए ढाबे पर आया था। इसी ढाबे से वो अपने और अंजलि के लिए खाना ले जाता था, और उसी ढाबे पर उसने अमर को आने को कहा था। पेपर शुरू हो चुके थे। गौरी दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच विक्की और गौरी बराबर मिलते थे। दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह जो नहीं पाते थे। उस दिन भी विक्की गौरी को अपनी बुलेट पर घर छोड़ने आया था। गौरी ने बहुत मना किया था कि वो चली जाएगी, लेकिन विक्की नहीं माना और उसे जबरदस्ती घर तक ड्रॉप करने आया। गौरी ने विक्की से घर से कुछ दूरी पर बुलेट रोकने को कहा, लेकिन विक्की ने गौरी को घर के दरवाजे पर ही छोड़ा। गौरी को डर था कि कोई विक्की और गौरी को एक साथ न देख ले, इसलिए गौरी ने विक्की को जल्दी वापस जाने को कहा और विक्की मुस्कुराते हुए चला गया। विक्रम चौधरी तकिए के सहारे बेड पर बैठे हुए थे और संजय उनके पास बैठा बता रहा था कि वो अंजलि को ढूंढ कर रहेगा।
हमें अंजलि की जल्द ही कोई ना कोई खबर मिलेगी। मेरे आदमी काम पर लगे हुए हैं, आप बेफिक्र रहें अंकल। अंजलि का जल्द ही जल्द पता चल जाएगा, और जिसने भी ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी अंजलि से सच्चा प्यार करते हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो अब तक मेरी बेटी को छोड़कर जा चुका होता। विक्रम चौधरी बोले। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। और तुम मेरा भी कितना ख्याल रख रहे हो, ये मेरा फर्ज है अंकल। सुनिए अंकल। जी बेटी बोलो। गेट कीपर बोला। अंकल ये पैकेट उन सर ने दिया है। छोटी बच्ची ने पैकेट गेट कीपर को दिया। इस पैकेट में क्या है बेटी? गेट कीपर ने भवे से खोलकर पैकेट को देखा। पिछले 2-3 दिन से जो हो रहा था उसकी वजह से गेट कीपर चौकन्ना था। मुझे नहीं पता अंकल, मुझे तो वहाँ कार में बैठे एक अंकल ने ये पैकेट आपको देने को कहा कि आप ये पैकेट अंदर दे आना। बच्ची ने कॉलोनी के कोने पर खड़ी कार को देखकर कहा। ये बात सुनकर गेट कीपर उस कार की तरफ दौड़ा, लेकिन वो कार अपनी जगह से जा चुकी थी। गेट कीपर ने कार को जाते हुए देखा तो वो वापस अपनी जगह आया और कुछ सोचते हुए उस बच्ची से वो पैकेट ले लिया। अमर ने बहुत समझदारी और चालाकी से पैकेट गेट कीपर तक पहुंचाया ताकि वो गेट कीपर की नज़रों में ना आए। ये वही पैकेट था जो साहिल ने अमर को दिया था। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ, अंजलि की खबर मिलते ही मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। संजय खड़ा हो गया। अपना ख्याल रखना संजय। जी अंकल। संजय कहते हुए कमरे से बाहर निकल गया और जाते हुए नर्स को विक्रम चौधरी का ख्याल रखने को कहा। संजय कार में बैठ रहा था कि गेट कीपर भागता हुआ आया और उसे वो पैकेट दिया और संजय को सारी बात बताई। संजय ने उलट पलट कर पैकेट देखा और गेट कीपर से बोला। तुमने उस कार वाले को देखा? नहीं साहब, कार बहुत दूर थी। तो फिर कार का नंबर? नहीं साहब, वो भी नहीं देख पाया। गेट कीपर बोला। साहब उस कार वाले ने मुझे अपनी तरफ भागते देख लिया था, इसलिए वो अपनी कार को भगा ले गया। ठीक है तुम जाओ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। यहाँ आसपास किसी भी तरह की हलचल देखो तो मुझे जरूर बताना। संजय कहता हुआ पैकेट पकड़े घर के अंदर आ गया। संजय बहुत देर तक पैकेट को देखता रहा। फिर उसने कागज को फाड़कर उसमें हाथ देकर जो निकाला उसे देखकर संजय दंग रह गया। संजय के हाथ में अंजलि की शादी का जोड़ा था। वो इन कपड़ों को अच्छे से पहचानता था क्योंकि संजय और अंजलि ने मिलकर अपनी पसंद से ये शादी का जोड़ा खरीदा था। कौन हो तुम? संजय ने जोड़े को अपनी मुट्ठियों में भींचा और गुस्से में बोला। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं, कभी तुमसे मिली नहीं, फिर तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? साहिल खाने का पैकेट देने आया तो अंजलि ने उससे पूछा। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। हो, बिल्कुल हो। इस वक्त मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये मैं जानने का हक रखती हूँ। मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम्हारा क्या नाम है, मैं ये भी नहीं जानती। फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे ऐसे बदला ले रहे हो? अंजलि गुस्से से चीखी। वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साहिल कहते हुए बाहर निकल गया। गौरी, सुबह जो लड़का तुम्हें छोड़ने आया था तुम उसे कैसे जानती हो? अनामिका ने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखते हुए पूछा। ओह, तो भाभी ने मुझे विक्की के साथ देख लिया। गौरी ने सोचा। अच्छा भाभी, आप विक्की की बात कर रही हैं? भाभी वो तो मेरा क्लास फेलो है। गौरी ने बात बनाई। जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो विक्की ने मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने की पेशकश की। मैंने मना भी किया, लेकिन उसने कहा हम क्लास फेलो हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तो भाभी मुझे इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आई, इसलिए मैं उसके साथ यहाँ तक आ गई। बस इतनी ही बात है। अनामिका कुछ खोजना चाहती थी, इसलिए गौर से गौरी के चेहरे को पढ़ने लगी। हाँ भाभी, बस यही बात है। गौरी को झूठ बोलते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तुम मुझसे दूर रहो, वो लड़का अच्छा नहीं है। अनामिका बोली। तुम समझदार हो, मेरी बात का मतलब समझ सकती हो। मैं विकी को जानती हूँ, वो अच्छा लड़का नहीं है। जी भाभी, ज़्यादा देर तक पढ़ाई मत करना, दूध पीकर जल्दी सो जाना। अनामिका कहती कमरे से बाहर निकल गई। गौरी शर्मिंदा होने लगी। उसे भाभी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या ही अच्छा होता अगर मैं भाभी को सब बता देती। आखिर एक दिन तो भाभी को सब पता चलना ही है। चलो कोई बात नहीं, भाभी बहुत अच्छी हैं, वो मेरी फीलिंग्स को जरूर समझेंगी। लेकिन भाभी ने ऐसा क्यों कहा
कि विक्की अच्छा लड़का नहीं है और भाभी उसे कैसे जानती हैं। गौरी सोचने लगी, भाभी को कोई गलतफहमी हुई होगी विक्की को जानने में। गौरी बेड पर लेटकर सोचने लगी, फिर अपने पास सो रहे लड्डू को प्यार करके खुद भी सो गई। मैं कब तक यहाँ ऐसे बंद रहूंगी? मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? अंजलि चारपाई पर लेटी सोचने लगी। उसकी नज़र छत में बने रोशनदान पर थी। यहाँ से कैसे भागूं? ये रोशनदान तो बहुत ऊंचाई पर है। नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना है। अंजलि करवट लेकर लेट गई। सोच अंजलि सोच। उसका दिल उससे बोला, तूने बहुत सी फिल्में देखी हैं ऐसी, जहाँ कुछ न कुछ जतन करके लोग कैसे भाग निकलते हैं। अपने दिमाग को दौड़ा अंजलि। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और सब कुछ सोचकर वो सो गई कि उसे क्या करना है। साहिल दरवाजा खोलकर अंदर आया, लेकिन चारपाई पर अंजलि को ना पाकर उसने मेज की तरफ देखा। अंजलि वहां पर भी नहीं थी। तभी दरवाजे के पीछे छिपी अंजलि ने साहिल को मारने के लिए ली हाथ में सुराही ऊपर उठाई। आहट की आवाज पर साहिल ने पीछे मुड़कर देखा। तभी अंजलि ने सुराही से साहिल के सर पर वार किया। अपने आप को बचाते बचाते भी साहिल अंजलि के वार से बच नहीं पाया और सुराही माथे पर लगने से घायल हो गया और एक आह के साथ माथे पर हाथ रखे पीछे की तरफ गिर गया। अंजलि ने घायल साहिल को देखा, जो जमीन पर चारपाई से लगा माथे पर हाथ रखे कराह रहा था। उसके माथे से खून निकल रहा था। अंजलि ने सुराही वहीं फेंकी और दरवाजे से बाहर निकल गई और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी, जो उसे जल्दी ही मिल गया। वो जल्दी से दरवाजा पार करके घर से बाहर आ गई, लेकिन वो बाहर का नज़ारा देखकर हैरान थी, क्योंकि अंजलि को लकड़ी से बने उस घर के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। जहां तक भी अंजलि की नजर गई, वहां तक पेड़ ही पेड़ थे। वो एक जंगल था जिसके बीचों बीच अंजलि खड़ी थी। अंजलि की समझ में नहीं आया कि वो किस तरफ जाए, लेकिन तभी उसने साइड में बहते पानी की तरफ देखा और वो उसी की सिमत भागने लगी। अनामिका, मुझे तो राहुल पसंद है, अपनी गौरी के साथ खुश रहेगी। आप सरोज आंटी के बेटे राहुल की बात कर रहे हैं? अनामिका ईशान से बोली। हाँ, वही राहुल। सरोज आंटी ने राहुल के लिए गौरी का हाथ मांगा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो राहुल भी जॉब से लग गया है और फिर हम सरोज आंटी की फैमिली को अच्छे से जानते भी हैं। तुम गौरी से बात करके देखो, देखो वो क्या कहती है राहुल के बारे में। ईशांत बोला, मैं सोच रही थी कि पहले गौरी अपने एग्जाम से फारिग हो जाए, फिर मैं उससे इस बारे में बात करूं, क्योंकि वो एग्जाम के बाद राहुल के बारे में आराम से सोच पाएगी। ये भी सही है। ठीक है, तो तुम अपने तरीके से गौरी से बात कर लेना। ये काम गोमजी और उसके दो साथियों का है। अभी कुछ दिन पहले ही गोमजी ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो तुम गोमजी को पकड़ो और उससे पूछो कि उसने किसके लिए ये काम किया था और उस लड़की को कहाँ रखा है। संजय ने फोन पर चीख कर कहा, गोमजी इस वक्त शहर में नहीं है, क्योंकि ये गोमजी के गैंग का उसूल है। वो जहाँ जिस शहर में अपने काम को अंजाम देते हैं, तो वो अपना पूरा काम करने के बाद उस शहर से गायब हो जाते हैं, ताकि उन पर शक ना जाए। पर आप फिक्र ना करो सर जी, हम गोमजी को भी ढूंढ लेंगे और लड़की का भी जल्दी ही पता लगा लेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, मुझे जल्दी ही रिजल्ट चाहिए। संजय ने कहकर फोन बंद कर दिया। अंजलि बेसुध भागती जा रही थी। उसे भागते भागते बहुत देर हो गई। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और कितना भागना होगा। उसका सांस ऊपर नीचे हो रहा था। भागने की वजह से उसका पूरा जिस्म दुखने लगा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे डर था कि अगर वो रुकी तो कहीं से वो आदमी ना आ जाए। अंजलि ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। बस वो भागती जा रही थी कि अचानक उसका पैर किसी चीज में अड़ा और वो मुंह के बल गिर गई और उसकी एक चीख निकली। उधर साहिल कुछ देर तक माथे पर हाथ रखे दर्द से कराहता रहा। फिर जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे अंजलि का ख्याल आया। साहिल ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने जख्म पर बांधा और चारपाई को पकड़ते हुए खड़ा हुआ और दरवाजे से बाहर निकल गया। मुंह के बल गिरने से अंजलि के हाथ छिल गए, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल गई। वो कराहती हुई उठी। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। उसका पैर अपने ही दुपट्टे में उलझा हुआ था, जिसकी वजह से वो गिरी थी। अंजलि ने दुपट्टे को खींचकर अपने पैरों को आजाद किया और उठकर फिर से भागने लगी। वो पीछे देखती भाग रही थी कि किसी चीज से बहुत जोर से टकराई। अंजलि ने अपने आप को संभालते हुए सामने देखा
तो वहाँ साहिल खड़ा था। साहिल को सामने देखकर अंजलि को अपनी जान निकलती महसूस हुई। साहिल गुस्से से भरी नजरों से अंजलि को देख रहा था। उसके जख्म से खून निकलकर चेहरे पर फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो और खूंखार लग रहा था। अंजलि एकदम पीछे हुई और साहिल ने आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मारा, जिससे अंजलि दूर जा गिरी। अंजलि अपने गाल पर हाथ रखकर रोने लगी। साहिल ने आगे बढ़कर अंजलि के बाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, भागना चाहती हो यहाँ से, लेकिन यहाँ से भागना इतना आसान नहीं। साहिल ने दूसरे हाथ से अंजलि की ठोड़ी पकड़ी। अंजलि दर्द से कराह उठी। तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकती, समझी तुम? अंजलि ने अपनी ठोड़ी से साहिल का हाथ हटाया और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो मुझे। कभी नहीं, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होता तुम मेरी कैद में रहोगी। साहिल बहुत गुस्से में था। अंजलि रोती रही और बोलती रही कि मुझे जाने दो, लेकिन साहिल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अंजलि अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही। कोई है, बचाओ मुझे, कोई है, प्लीज हेल्प मी। लेकिन कोई फायदा नहीं। वहां अंजलि की सुनने वाला कोई नहीं था। तब अंजलि अपने दूसरे हाथ से साहिल को मारने लगी। वो उसकी कमर पर मारती जा रही थी। तभी साहिल ने अंजलि के दोनों हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसी के दुपट्टे से उसके हाथ पीछे करके बांध दिए। अंजलि छटपटाती रही और बोलती रही। साहिल ने दुपट्टे के दूसरे कोने को अंजलि के मुंह पर बांध दिया और उसे उठाकर अपने कंधे पर डालकर वापस उसी घर की तरफ जाने लगा जहां अंजलि को कैद में रहना था। अंजलि बेबस सी मिनमिनाती पैर हिलाती रह गई। साहिल ने जोर से अंजलि को चारपाई पर पटका और अंजलि को गुस्से से देखते हुए बाहर निकला और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हाथ और मुंह बंधे होने की वजह से बेबस सी अंजलि उठने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से वो उठी और अपना मुंह और बंधे हाथ दुपट्टे से आजाद करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। फिर वो दरवाजे के पास जाकर अपने पैर दरवाजे पर मारने लगी। साहिल लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो गया। उसने बहते हुए पानी को देखा और अपने आप को संभालते हुए पानी की तरफ बढ़ गया। साहिल ने घुटनों के बल बैठते हुए पानी में अपने साये को देखा और अपने माथे से रुमाल हटाकर पानी से अपने जख्म को धोने लगा। फिर अपने आप को घसीटता हुआ चेयर तक लाया और इजी चेयर पर बैठकर उसने आंखें बंद कर लीं। साहिल की आंख खुली तो उसने चेयर पर बैठे बैठे खिड़की से बाहर देखा। दिन निकल आया था। माथे पर लगे जख्म की वजह से वो रात भर परेशान रहा। रात भर उसका जिस्म दुखता रहा और अब वो बुखार में तप रहा था। साहिल ने मोबाइल में वक्त देखा तो 10:40 हो रहे थे। साहिल उठा तो बुखार की वजह से उससे खड़ा नहीं हुआ गया। उसने फिर से चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उधर अंजलि के हाथ और मुंह बंधे होने की वजह से उसका जिस्म अकड़ गया था। अंजलि की आंख खुलने पर उसने पैरों से दरवाजे को बहुत पीटा, लेकिन साहिल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और इजी चेयर पर आंखें मूंदे लेटा रहा। देखो सर जी, हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हम ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है और वो ये काम क्यों करवा रहा है। गोमजी संजय से बोला। संजय के आदमियों ने गोमजी को ढूंढ निकाला और अब वो संजय के सामने बैठा वो सब बता रहा था जो उसे पता था। कुछ तो जानते होगे तुम उसके बारे में, जिसने तुमसे ये काम करवाया। संजय बोला, ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो दो आदमी थे और जिसने मुझे रुपए दिए उसका मैंने सिर्फ चेहरा देखा था। उसका नाम क्या है ये मैं नहीं जानता। गोमजी बोला, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ सर जी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। साहिल ने दरवाजा खोला। अंजलि बेसुध पड़ी थी। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे। वो औंधे मुंह पड़ी चारपाई पर सो रही थी। साहिल ने आगे बढ़कर अंजलि के हाथ और मुंह पर बंधा दुपट्टा खोला और बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। साहिल ने कुछ सोचते हुए अमर को फोन किया। 1 घंटे बाद अमर साहिल के सामने सामान के साथ मौजूद था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अमर ने साहिल की ड्रेसिंग करते हुए पूछा। बस यार, रात अंधेरा होने की वजह से पैर फिसल गया था, लेकिन मुझे तो लग रहा है जैसे किसी ने कोई भारी चीज तुम्हारे सर पर दे मारी है। यार आराम से कर, साहिल बोला। देख यार, ये सब मत कर, अब बस कर, अमर बैंडेज करते हुए बोला।
तेरे कहने का मतलब है मैं सब कुछ भूल जाऊं? साहिल को गुस्सा आ गया। रिलैक्स यार, मेरे कहने का मतलब है इतना सबक बहुत है, अब ये सब यहीं रोक दे। अमर ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। बाकी का काम समाज खुद कर देगा। ये जो समाज के ठेकेदार हैं ना, ये अच्छे अच्छे लोगों को जीने नहीं देते। बात करने की आवाज पर अंजलि की आंख खुल गई और वो उठ बैठी। उसने देखा उसके हाथ और मुंह खुला हुआ था। वो दरवाजे से लगी बाहर की बात सुनने लगी। उसे बातें साफ सुनाई दे रही थीं। ठीक है, अब तू निकल यहाँ से। साहिल बोला, अंधेरा होने वाला है, रात होने से पहले तू शहर लौट जा। ठीक है, लेकिन मेरी बात पर गौर करना। अमर कहता हुआ बाहर निकल गया। गौरी आज आखिरी पेपर देकर लौटी थी और वो बहुत खुश थी। अनामिका ने गौरी को खुश देखकर उससे राहुल की बात कर डाली, लेकिन गौरी ने अनामिका को अपने और विकी के बारे में बताया तो अनामिका गुस्से में बोली, उस दिन मेरे पूछने पर तो तुमने कुछ और ही बताया था। भाभी, उस दिन मैंने आपसे झूठ बोला था और इस बात पर मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन भाभी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने सोचा था पेपर्स हो जाने के बाद मैं आपको अपने और विकी के बारे में सब बता दूंगी। गौरी बोली, गौरी, विकी अच्छा लड़का नहीं है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद किया है। भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। विकी ऐसा नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं विकी को बचपन से जानती हूँ, क्योंकि वो डैड के दोस्त का बेटा है। वो किसी एक लड़की के लिए कभी सीरियस नहीं होता। वो सिर्फ टाइम पास करता है और तुम्हारे साथ भी वो वही कर रहा है। अनामिका बोली, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है गौरी। मैं और ईशांत दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी हाई सोसाइटी वाली फैमिली को गरीब ईशांत कभी पसंद नहीं आया। मैं ईशांत को बहुत चाहती थी, इसलिए अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भाई से शादी करके यहाँ सेटल हो गई। और उस दिन 8 साल बाद मैंने विकी को तुम्हारे साथ देखा तो मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। भाभी, ये 8 साल पहले की बात है। चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि विकी ऐसा था, लेकिन भाभी, विकी मेरे साथ सीरियस है। अब वो ऐसा नहीं। मैं नहीं मानती कि विक्की बदल सकता है, और अगर वो सच में बदल गया है तो उससे कहो कि वो तुमसे शादी कर ले, अपने माँ बाप को लेकर आए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अनामिका बोली, ठीक है भाभी, मैं विक्की से बात करती हूँ। गौरी बोली। रोशनदान से आती सूरज की किरणें सुबह होने की गवाही दे रही थीं। अंजलि चुपचाप लेटी उन किरणों को देखने लगी। साहिल ने दरवाजा खोला और अंजलि को गुस्से से भरी नजरों से देखते हुए उसे खाने का पैकेट देकर बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। और अंजलि साहिल के सिर पर बंधी पट्टी को देखती रह गई। यार, मान गए तुझे। तू तो इस खेल का उस्ताद निकला। आखिर तू हमसे शर्त जीत ही गया। हाँ भाई, गौरी अपने आप को बड़ी पारसा समझती थी, किसी को भाव नहीं देती थी। बिक्की और उसके यार दोस्त बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन बिक्की ने गौरी पर अपने प्यार का ऐसा जादू किया कि बेचारी घायल हुए बिना ना रह सकी। सबकी बातें सुनकर बिक्की हंस पड़ा। पेपर खत्म होने की खुशी में आज यार दोस्तों का जमा बाड़ा लगा हुआ था और वो सब एक दूसरे से बिक्की की तारीफ कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि गौरी खड़ी सब सुन रही थी। यार, जैसा तूने कहा था वैसा ही हुआ। आज गौरी तेरे प्यार में पागल है। जो तू उससे करने को कहेगा वो वही करेगी। गौरी के कानों में किसी की आवाज आई, वैसे यार, अब आगे क्या सोचा है तूने? कहीं गौरी तेरे गले ही ना पड़ जाए। कोई दूसरा बोला। तभी उनमें से एक की नजर गौरी पर पड़ी तो उसने बिक्की से कहा। बिक्की ने मुड़कर गौरी को देखा, जो उसे ही देख रही थी। बिक्की गौरी को देखकर हैरान था और गौरी अपने आंसू पोंछती वहां से भागती चली गई। गौरी, गौरी, मेरी बात सुनो। बिक्की गौरी के पीछे भागा। गौरी भागती जा रही थी कि बिक्की ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। छोड़ो मुझे, गौरी चीखी। मेरी बात सुनो गौरी। अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रहा मिस्टर बिक्की। गौरी अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी। मेरी बात तो सुनो गौरी, जो तुमने सुना वो पूरा सच नहीं है। बिक्की ने गौरी को कंधों से पकड़ा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। गौरी ने अपने आप को छुड़ाया। तुमने मेरे साथ प्यार का खेल खेला, मेरी फीलिंग्स का फायदा उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ऐसा नहीं है गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बिक्की बोला, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ गौरी, बहुत प्यार करता हूँ।
अब मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं, क्योंकि मेरा यकीन तोड़ने वाले तुम खुद हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। गौरी रोते हुए वहां से चली गई और विक्की खड़ा देखता रह गया। गौरी रोते हुए घर पहुंची। भाभी, मैं राहुल से शादी के लिए तैयार हूँ। और अनामिका गौरी की आंखों में आंसू देखकर सब समझ गई। साहिल बहुत देर से कार चला रहा था। बराबर में बैठी अंजलि ने कई बार उससे पूछा कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन साहिल कुछ नहीं बोला। जवाब न मिलने पर अंजलि चुप हो गई। साहिल ने कार रोक दी और अंजलि के सामने अपने घर को देखकर हैरान थी। साहिल के कहने पर अंजलि कार से बाहर आ गई और वो खुद भी कार से बाहर आया। अंजलि को देखकर गेट कीपर ने गेट खोल दिया और थोड़ी देर बाद वो दोनों घर के अंदर विक्रम चौधरी के सामने थे। साहिल के बारे में जानकर विक्रम चौधरी का पारा हाई था। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं विक्रम चौधरी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पहले मेरी बेटी को किडनैप किया और फिर उसे वापस घर तक छोड़ने भी आ गए। विक्रम चौधरी गुस्से में बोला। अपनी आवाज नीची रखो विक्रम चौधरी, क्योंकि जिसके घर की इज्जत नीलाम हो जाए उसे ऊंची आवाज में बोलने का हक नहीं होता। साहिल विक्रम चौधरी की आंखों में देखकर बोला। अंजलि खड़ी सब सुन रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी बेटी से, जो तुमने उसके साथ ऐसा किया? तुम्हारी बेटी से नहीं, तुमसे है मेरी दुश्मनी। तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। साहिल बोला। कैसा बदला? विक्रम चौधरी बोले। यही तो अंजलि भी जानना चाहती थी। साहिल बहुत देर तक विक्रम चौधरी को देखता रहा और फिर बोला। गौरी वर्मा को तो तुम जानते हो ना विक्रम चौधरी, उर्फ विक्की। गौरी? तुम गौरी को कैसे जानते हो? विक्रम चौधरी की आवाज लड़खड़ाई। मैं उसी गौरी वर्मा का भतीजा हूँ जिसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। विक्रम चौधरी के साथ साथ अंजलि भी चौंकी। विक्रम चौधरी, आज मैंने तुम्हारी बेटी के साथ वही किया जो आज से 22 साल पहले तुमने मेरी बुआ के साथ किया था। आज समाज के सामने तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि मैंने तुम्हारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया है। जैसे 22 साल पहले तुमने हमारी इज्जत को रौंदा था। मैंने अपनी आंखों से अपनी बुआ की लाश देखी थी। मैं चाहता तो तुम्हारी बेटी को मारकर उसकी लाश तुम्हें भिजवा सकता था, लेकिन ये बहुत छोटी सजा होती तुम्हारे लिए। अब समाज, तुम्हारी सोसाइटी तुमसे और तुम्हारी बेटी से उल्टे सीधे सवाल करेगा, ताने देगा तुम्हें, तुम्हारी बेटी पर कीचड़ उछालेगा। उससे जो तुम्हारी बेटी को दर्द होगा, तो वो दर्द ही तुम्हारी सजा होगी। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर तुम रोओगे। साहिल बोला। विक्रम चौधरी बोलना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अब बैठकर अपने और अपनी बेटी के आंसू पोंछो, क्योंकि अब जिंदगी भर तुम्हें यही काम करना है। साहिल कहता हुआ घर से बाहर निकलता चला गया। सब कुछ जानकर विक्रम चौधरी सोफे पर गिर गए। अंजलि जल्दी से विक्रम चौधरी के पास आई। डैड, आप ठीक हैं ना? अंजलि की बात सुनकर विक्रम चौधरी ने हाँ में सिर हिला दिया। डैड, क्या ये सच है कि आपकी वजह से किसी की जान गई है? गौरी वर्मा की मौत के जिम्मेदार क्या आप हैं? नहीं, गौरी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। मैं सोचता था कि प्यार कुछ नहीं होता। लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करना अब मेरी आदत बन चुकी थी। हर लड़की मेरे साथ दोस्ती करना चाहती थी। तब मेरे दोस्तों ने गौरी के बारे में बताया कि वो थोड़ी अलग टाइप की लड़की है, वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। मुझे अपने आप पर बड़ा घमंड था कि कोई लड़की मुझे ना नहीं कर सकती, और बस इसी बात को लेकर हम दोस्तों में शर्त लग गई। मैंने धीरे धीरे गौरी से दोस्ती बढ़ाई और एक दिन अपने प्लान के मुताबिक उसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। वक्त के साथ गौरी की मोहब्बत मेरे लिए बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक दिन गौरी के सामने ये शर्त वाली बात खुल गई और वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर चली गई। और उस वक्त मुझे पता चला कि मैं गौरी के साथ प्यार का नाटक करते करते सच में प्यार करने लगा था। मेरी सच्चाई जानने के बाद गौरी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और मैं उससे बार बार मिलने की कोशिश करता, ये बताने के लिए कि मैं हकीकत में उससे प्यार करता हूँ। और एक दिन यही बताने के लिए मैं गौरी के घर गया, लेकिन गौरी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। ये बात मुझे गौरी की भाभी ने बताई। गौरी की भाभी को देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वो मेरे अंकल की बेटी थी। मैंने अनामिका दी से कहा कि एक बार मुझे गौरी से मिलने दे, लेकिन दी ने कहा कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती, और दी ने ये भी कहा कि गौरी की शादी हो रही है।
तो तुम मुझसे परेशान ना करो। गौरी की शादी का सुनकर मैं बेचैन हो गया था। बस एक बार मैं उससे मिलना चाहता था और एक दिन मुझे ये मौका मिल गया। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ गौरी। मेरी बात का यकीन करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। गौरी आगे बढ़ने लगी। अनामिका शॉपिंग के लिए दूसरी दुकान में चली गई थी और गौरी रिस्ट वॉच देखने लगी थी। तभी पीछे से बिक्की आ गया। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत बदल डाला है गौरी। अब मैं पहले वाला बिक्की नहीं रहा। बिक्की गौरी को रोकते हुए बोला, मुझे इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो। और छोड़ो मेरा रास्ता। मेरी बात समझने की कोशिश करो गौरी। बस बिक्की, मुझे मेंटली टॉर्चर मत करो। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है। मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे चैन से जीने दो। गौरी रोते हुए बोली और वहां से चली गई। गौरी गौरी, विकी, अब तो तुमने सब सुन लिया ना। गौरी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, तो तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। अब उससे मिलने की कभी कोशिश मत करना। अनामिका दी मुझसे बोली। गौरी की शादी से 2 दिन पहले मैंने गौरी को आखिरी बार फोन किया। फोन पर मेरी आवाज़ सुनकर गौरी फोन काटना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि आखिरी बार मुझसे बात कर लो। आज के बाद मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और गौरी मान गई। मैंने गौरी से वही सारी बातें दोहराईं और कहा कि तुम्हारी मासूमियत और भोलेपन ने मुझे बदल डाला गौरी। मैं सोचता था कि ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होती, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार क्या होता है। गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। गौरी ने मेरी बात सुनकर कहा, विक्की, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा अब तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो और आगे से किसी की फीलिंग्स का फायदा मत उठाना। उस दिन आखिरी बार मेरी गौरी से बात हुई थी और उसी शाम में गेस्ट हाउस से घर के लिए रवाना हो गया था। गौरी की शादी के 2 दिन बाद गौरी के कत्ल के जुर्म में पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई। मैं हैरान था। गौरी के कत्ल का सुनकर अनामिका दी का कहना था कि जिस रात गौरी की शादी थी, गौरी उस रात विक्की से मिलने गई थी, अनामिका से ये कहकर कि वो बारात आने के पहले वापस आ जाएगी। लेकिन गौरी सुबह तक वापस नहीं आई। आई तो बस उसकी मौत की खबर कि हाईवे पर एक दुल्हन की लाश मिली है, जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। मुझ पर यह केस चला कि मैंने गौरी का कत्ल किया है, लेकिन जल्दी ही केस का फैसला मेरे हक में आया, क्योंकि सबूतों से ये साबित हुआ कि जिस वक्त गौरी का कत्ल हुआ मैं उस शहर में था ही नहीं। मैं तो आज़ाद हो गया, लेकिन गौरी बदनाम हो गई। गौरी के बारे में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थीं। अरे, खुदकुशी की है गौरी ने। शादी की रात न जाने कौन से आशिक से मिलने गई थी और जब दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही तो लेट गई किसी ट्रक के सामने जाकर। ये समाज, ये लोग इसी तरह की उल्टी सीधी बातें बना रहे थे गौरी के बारे में। कुछ दिन बाद मैं अनामिका दी से मिलने गया तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, गौरी की मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने दी को बहुत समझाया कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दी यही मानती रही कि गौरी को मैंने मारा है, उसे खुदकुशी के लिए मैंने उकसाया है। उस दिन के बाद से मैं अक्सर ये सोचता था कि गौरी अपनी शादी की रात मुझसे मिलने क्यों आई थी और फिर उसने खुदकुशी क्यों की। विक्रम अंजलि को सारी बात बताकर खामोश हो गए। अंजलि सारी बात सुनकर रोने लगी। बेटी, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, गौरी की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे आपकी बात पर यकीन है डैड। अंजलि अपने आंसू साफ करते हुए बोली, देखो विक्रम, ये संजय की जिंदगी है। मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। जब वो अंजलि से शादी करना चाहता था तो मैंने उसकी बात मान ली, और अब वो अंजलि से शादी नहीं करना चाहता तो अब भी मैंने उसकी बात मान ली। तुम उसे समझाओ कि वो अंजलि के साथ ऐसा ना करे। आखिर संजय और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिछले दिनों जो कुछ अंजलि के साथ हुआ उससे हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है विक्रम। मोहन कोठारी अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अगर संजय अंजलि से शादी करता है तो वो किस किस को जवाब देगा। आखिर को संजय सोसाइटी में बड़े बड़े लोगों के बीच उठता बैठता है। इसलिए अब तुम इस शादी को भूल ही जाओ। ऐसा मत कहो मोहन। मेरी बेटी का क्या होगा। अब कुछ नहीं हो सकता विक्रम। और हाँ, बहुत जल्दी पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, तुम उन पर साइन कर देना। मोहन कोठारी बोला, कहाँ थे तुम इतने दिनों से। बताया तो था आपको कि एक डील की वजह से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। साहिल न्यूज़ देखने में मस्त था।
ये रिमोट मुझे दो। अनामिका ने साहिल के हाथ से रिमोट लिया। मॉम। क्या मॉम? इतने दिनों बाद आए हो और आते ही रिमोट लेकर बैठ गए। कुछ देर अपनी माँ के पास बैठकर भी बातें कर लिया करो। ओह मेरी प्यारी मॉम, ये लीजिए, अब बोलिए। साहिल अपने दोनों पैर मोड़कर सोफे पर बैठ गया। साहिल, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती हूँ। अनामिका साहिल के सर पर बंधी पट्टी को देखकर बोली, मॉम मैं ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। ये तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक माँ अपने बच्चे के लिए परेशान नहीं होगी तो किसके लिए होगी? अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। मॉम, आप फिर शुरू हो गईं। साहिल ने अनामिका के आंसू साफ किए। चलिए आज डिनर साथ करते हैं, जल्दी से खाना लगाइए। दोनों माँ बेटे उठ खड़े हुए। डैड, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जो होना होता है वो होकर रहता है। संजय और अंकल ने अपना असली रंग दिखाई ही दिया। नहीं अंजलि, ये मेरे कर्म हैं जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। विक्रम चौधरी बोले। ऐसा कुछ नहीं है डैड, आप क्यों इन बातों को अपने ऊपर ले रहे हैं? अंजलि बोली। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बहुत देर से साहिल का फोन बज रहा था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वो पिछले दिनों की अपनी सारी थकान मिटाना चाहता था। 10 बजे के करीब साहिल उठा तो सबसे पहले उसने मोबाइल चेक किया जिसमें अमर की 4 मिस कॉल थी। साहिल ने अमर को फोन किया तो अमर ने टीवी ऑन करने को कहा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।